अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ अस्मा शेख। वेलकम टू माय चैनल। हाजिर हूँ आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर। तो ले चलती हूँ आपको एक दफ़ा फिर से अंदरून लाहौर में। जैसे आइए आज मैं आपको 4 दीवारें वाले शहर के अंदर एक दिलकश हवेली में ले जाती हूँ। दहली दरवाजे लाहौर की अंग्रेज़ों की बनाई हुई हैकल मुरब्बों को अबूर करते हुए शाही पगबंदी पर मुतहरिक बाज़ार और शाही हम्माम से गुजरते हुए आपको फूलों वाली गली का नाम मिलेगा। इस सुरंगनुमा गली में अपना रास्ता बनाएं और आखिर में आपको लकड़ी का दरवाज़ा नज़र आएगा और फ़ौरन बाएं जानिब मुड़ें। कुछ देर के लिए आप सोचेंगे कि तंग तारीख दरवाजे की वजह ये जगह है, लेकिन जब आप सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो आप एक गैर मामूली दुनिया में होंगे। आप एक शानदार हवेली के अंदर उतरेंगे जिसका नाम एक हिंदू राजा दीनानाथ के नाम पर रखा गया था, जो पंजाब में रंजीत सिंह के दौर हुकूमत में वजीर खजाना रह चुके थे। खुला सहन, बालकोनियाँ और बालकोनियों पर बैठे कबूतर और बच्चों का खेलना कूदना, महराबों में गिर्द आलूद पर्दों के पीछे खुद को छुपाने वाली खवातीन और मर्दों का बाहर निकलना ये देखने के लिए कि कौन है। तालाब में चश्मा, तारों पर लटकते दरमियानी और धोए हुए कपड़े हवेली में दाखिल होते ही आपको सलाम करेंगे। तस्लीम करना चाहिए कि मुझे इस हवेली से काफ़ी अरसे से मोहब्बत है, लेकिन मुख्तसर ये कि इसकी देखभाल ठीक नहीं। अगर मैं इसकी मालिक होती तो मैं इसे किसी ऐसे कैफ़े में ज़रूर तब्दील करती जिसमें ग्रोवी रोशनियां हों, जहां क्रोकी चल रही हो और सकाफती लिबास पहने हों लोगों ने, वेटरों के ज़रिए रवायती खाने पेश किए जाएं। सहन की तरतीब मुझे हमेशा से ये तस्वुर करने पर मजबूर करती है। ये दीवार वाले शहर के अंदर मौजूद वसी हवेलियों में से एक है जो सिखों के मखसूस फ़न तामीर में तमीर की गई थी, और हवेली की ये खुसूसियात इसकी तमीर के वक्त की अक्कासी करती है। हवेली का कुल रकबा 47 मरला है, जिसमें 19 कमरे और 2 तहखाने मौजूद हैं, बशमूल बरामदा और एक खुली जगह का पीछे का हिस्सा। हवेली में एक ज़ेर ज़मीन सुरंग मौजूद है जो अब बंद है। छत के ऊपर कबूतरों के बड़े पिंजरों में रखा जाता है, क्योंकि ये लाहौर की रिहाइशों में एक आम खुसूसियत है। 4 दीवारी वाली शहर के अंदर ज़्यादातर घरों में कबूतरों की लड़ाइयाँ और मुकाबलों में शामिल होने की वजह ये बड़े आसमान को छूने वाले कबूतरों के पिंजरे हैं। जब आप कभी शहर लाहौर आएंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपको कितने बड़े आपको कबूतरों के घर मिलेंगे, पिंजरे भी कहा जाता है। हवेली फन तमीर का एक ज़बरदस्त नमूना है। एक बड़ा प्लेटफॉर्म और फवारे के बेसन के साथ पीले रंग का पेंट ढांचा एक मखसूस सिख फन तमीर था, जिसमें मेहराब, बालकोनियों पर नक्श व निगार, फ्रेस्को वर्क, इबादत गाहें भी शामिल थीं। इस हवेली की छत एक दिलचस्प खुसूसियत है, जिसमें शीशे के साथ लकड़ी के नमूने भी हैं। ऐसी छतें किले लाहौर के अंदर और विक्टोरिया स्कूल, जिसे नौ निहाल सिंह हवेली कहा जाता है, इसमें भी आपको देखने को मिल सकती हैं। छतों में शीशे और लकड़ी के इस कटे हुए काम को महंगा समझा जाता है। ज़िबाइश लिहाजा इसकी तौसीक होती है कि बिल्डर एक अहम और अमीर शख्स था। छतों के अलावा हवेली की दीवारों पर आप फ्रेस्को के बाकियात हैं जो मुख्तलिफ कमरों में बहुत वाज़िया तौर पर नज़र आते हैं। मकीनों ने तमाम कमरों में फ्रेस्को को वाइट वॉश से पेंट किया है, लेकिन हवेली की दीगर हिस्सों में अब भी तेज़ रंग सफ़ेद वॉश के नीचे झलकते एक मेज़ाइन फ्लोर हैं, जिसे अब रिहाइशों ने बंद कर दिया है। मरकजी हाल में मेहराबें हैं और कहा जाता है कि दीवाने दीनानाथ वहां अपना दरबार लगाया करते थे। कहा जाता है मरकजी हाल के आसपास जैसे अब रिहाइशों ने ड्राइंग रूम में तब्दील कर दिया है, वहाँ छोटे छोटे कमरे हैं जिन्हें रिहाइशों के ज़रिए सोने के कमरे, खाने के कमरे और बैठने की जगह के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। रिहाइशों ने रवायती तौर पर इसे दस्तकारी और मिट्टी के बर्तनों से सजाया है, जो कि पुराने लाहौर के खासी और खुशकिस्मती से ये हवेली एक सियाही मकाम बन चुकी है। बाशिंदे बहुत खुश आमद कहते हैं और ये वो सियाहों को रवायती जूस या चाय, दूध पत्ती पेश करके दिल खोल कर पेश करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि लाहौरी कितने मेहमान नवाज होते हैं। अगर आप वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी के टूरिस्ट गाइड के साथ शाही गाइड टूर करें तो आप इस हवेली को आसानी से देख सकते हैं।
لیکن یہاں کے بچوں سے ہوشیار رہیے گا، موجودہ باشندے گزشتہ 65 سال سے اس میں مقیم ہیں اور ان سے پہلے اسی خاندان کو تقسیم کے بعد حویلی الاٹ ہوئی تھی۔ تقسیم کے وقت اس حویلی میں صرف 5 خاندان مقیم تھے، لیکن ان میں سے 3 کچھ سال پہلے لاہور کے دوسرے علاقوں میں چلے گئے تھے۔ رہائشیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کے آباء و اجداد کو میزنائن اور تہہ خانوں میں موجود تجوریوں اور الماریوں میں بہت سے نوادرات ریکارڈ کی کتابیں ملی تھیں، جنہیں خاندان نے بیچ دیا یا دے دیا ہے۔ پھر میں سوچتی ہوں کہ وہ ان چیزوں کی قدر سے ناواقف کیسے ہو گئے۔ بدقسمتی سے حویلی کے کچھ حصوں کو مکینوں نے تبدیل کر دیا ہے، جس سے مجھے دکھ ہوا۔ انتہائی دلچسپ تہہ خانوں کو سیمنٹ والے کمروں میں تبدیل کر دیا گیا ہے اور خاندان کے افراد انہیں بیڈ رومز اور سٹور رومز کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ اب تہہ خانے نے اپنا تمام اصلی کپڑا کھو دیا ہے، یعنی کہ اپنی اصلی پہچان کھو دی ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر دکھ ہوا ہے کہ تہہ خانے کو محفوظ کیا جانا چاہیے تھا۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ دیوان دیناناتھ کون تھے جس نے شہر کے بیچوں بیچ یہ دیدہ زیب حویلی بنائی۔ دیوان دیناناتھ کا تعلق دہلی میں رہنے والے کشمیری پنڈت خاندان سے تھا۔ 1815 میں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے دیناناتھ کو لاہور مدعو کیا اور انہیں ملٹری اکاؤنٹس کے محکمے میں مصنف کے عہدے کی پیشکش کی۔ 1826 میں دیوان گنگا رام کے انتقال کے بعد رنجیت سنگھ کے درباریوں میں سے ایک دیناناتھ اس کی جگہ ملٹری اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کے سربراہ کے رکھوالے کے طور پر بنا اور 1834 میں وہ سول فائنانس آفس کا سربراہ بن گیا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے 1838 میں دیناناتھ کو دیوان کا آزادی خطاب دیا، جس کا مطلب ہے مالیات کا نگہبان۔ دیناناتھ اس معاہدے پر دستخط کرنے والے میں سے ایک تھے، جو سکھوں اور انگریزوں کے درمیان پہلی اینگلو سکھ جنگ کے بعد کیا گیا تھا، جو سکھ سلطنت اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے درمیان 1845 اور 1846 کے درمیان لڑی گئی تھی۔ بعد میں جب ایک کونسل پنجاب کی حکمرانی کے لیے دسمبر 1846 میں تشکیل دی گئی، راجہ دیناناتھ کو انگریزوں کی فعال حمایت سے اس کا صدر بنایا گیا۔ وہ پنجاب کا ایک خوش مزاج آدمی تھا اور اس کی زندگی اور کردار یورپی سیاستدانوں سے کافی مشابہت رکھتے تھے۔ راجہ دیناناتھ کا انتقال 1857 میں کوٹ خواجہ سید کے قریب لاہور، پاکستان میں ہوا۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ حویلی جس شخص کی تھی، اس کی کیا اہمیت تھی اس وقت میں۔ میرے خیال میں اس کے اصل ڈھانچے میں محفوظ کیا جانا چاہیے اور اسے رائل ٹریل اور ایک مفید جگہ کے طور پر تیار کیا جانا چاہیے۔ ایک اور خیال یہ ہے کہ رہائشیوں سے کہا جائے کہ وہ حویلی میں ایک چھوٹا اور اچھی طرح سے منظم اور حفظان صحت کے مطابق ریسٹورنٹ یا کیفے کھولیں، تاکہ اس جگہ پر آنے والے سیاحوں کو حویلی کی حقیقت کا احساس ہو۔ جی، تو یہ تھی ایک چھوٹی سی انفارمیشن حویلی دیناناتھ کے بارے میں۔ امید کرتی ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیوز کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔